ठीक है। सो आज हम बात करेंगे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। हिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं तो टोटल आपके जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो 5 क्वेश्चंस आते हैं। क्लास 10th में अगर हम बात करते हैं, अटेम्प्ट आपको 3 क्वेश्चंस करने होते हैं। पूरा जो सेक्शन है आपका हिस्ट्री में, वो आपका 3 क्वेश्चन तो आपके आ जाएंगे इंडियन हिस्ट्री से। इंडियन हिस्ट्री का कहने का मतलब है जो हमारा 1857 से लेकर के अगर आप बात करते हो तो 1947 का जो हमारा सिलेबस दिया गया है वहां तक ये सारी चीजें कवर करेगा, जहां से 3 क्वेश्चन आएंगे और 2 क्वेश्चन आपके कंटेम्प्रेरी वर्ड से आएंगे। अब आपकी चॉइस है कि आप कौन सा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हो। टोटल आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, चाहे तो आप ये एक यहाँ से कर लें, 2 यहाँ से कर लें, चाहे तो तीनों आप यहाँ से अटेम्प्ट कर लें, इनको दोनों को छोड़ सकते हैं। कुछ लोग 2 ये कर लेते हैं, एक यहाँ से अटेम्प्ट कर लेते हैं। संभावना ये भी होती है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से पूरा का पूरा एक 10 नंबर का क्वेश्चन कवर कर सकता है अकेले इससे, यानी कि 10 मार्क्स का सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये उतना ही रोल प्ले करता है जितना कि अदर आपके चैप्टर्स करते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसा आया कि जो 10 मार्क्स का सीधा सीधा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से आ चुका है। और एक चैप क्वेश्चन आपका गांधी मूवमेंट से जरूर आएगा, यानी कि नेशनल मूवमेंट 1917 से लेकर के 1930 के बीच का जितना भी इंसिडेंट है वहां से एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो जो कहते हैं कि बहुत टेक्निकल है हिस्ट्री में तैयार करना, तो आप अगर सेक्शन वाइज तैयार करते हुए जाएंगे तो आसानी से हो जाएगा। फिर हाँ, एमसीक्यू के लिए आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। हमारा चैप्टर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है। इस चैप्टर में सारी चीजें बात करेंगे। इंट्रोडक्शन क्या क्या है, कॉजेज कौन कौन से हैं, पॉलिटिकल कॉज, सोशियो रिलीजियस कॉज क्या है, मिलिट्री कॉज क्या है, इकोनॉमिक कॉज क्या है, इंस्टेंट कॉज क्या है। तो ये सारी चीजें आज के इस लेक्चर में डिस्कशन है। और दूसरा जो पार्ट होगा 2 पार्ट में कवर होगा, और दूसरे पार्ट में हम इसके कॉजेज देखेंगे फेल्योर के, और इम्पैक्ट ऑफ द वॉर क्या हुआ, यानी कि रिजल्ट क्या था। और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज से एक इंडिविजुअल क्वेश्चन लगभग लगभग हर साल आ जाता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज क्या किया गया आफ्टर द वॉर, ये स्पेशली आपको आंसर प्रिपेयर करके रखना होता है। सो दैट वाज द थिंग। तो पहला हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है इंट्रोडक्शन के तौर पे। 1857 की लड़ाई की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको समझना पड़ेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे देश में लगभग 1600 के आसपास आई। 1600 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। शुरुआती दौर पे वो कंपनी जो थी वो रूल करने के लिए नहीं आई थी, बल्कि एक ट्रेडिंग मेथड के लिए आई थी, व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। व्यापार करने के बाद धीरे धीरे जब उन्होंने अपने कंपनी का एक्सपेंशन किया बंगाल में, उन्होंने 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में बंगाल का जो नवाब था, नवाब ऑफ बंगाल, उसको हराया। जिससे उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि हिंदुस्तान में यहाँ के राजाओं को हराया जा सकता है और हराने के बाद यहाँ रूल भी किया जा सकता है। साथ ही साथ आपका 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, और उस बैटल ऑफ बक्सर में भी उन्होंने हरा दिया। इवन की बैटल ऑफ बक्सर में तो मुगल बादशाह को भी हरा दिया उन्होंने। और ऐसी कंडीशन जब हुई तो ये तय हो गया कि अब हिंदुस्तान में रूल किया जा सकता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल करना शुरू किया। लगभग 1700 यानी 1757 से लेकर के 1857 तक उन्होंने देश में बहुत सारे उन्होंने काम किए, लेकिन उस काम का मुख्य उद्देश्य यही था कि किसी न किसी तरीके से इंडिया से अपना फायदा निकाला जा सके। और इसी दौर में 100 सालों में हिंदुस्तान के लोगों के साथ उन्होंने बहुत शोषण किया, एक्सप्लॉयटेशन किया। और कहीं ना कहीं जब एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो वो जो फीलिंग है लोगों के अंदर, गुस्से की भावना है, एक रिवोल्ट के तौर पे निकलेगी, और वही कारण बनता है जाकर के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का। तो ये तो बैकग्राउंड हिस्ट्री थी इसकी। लेकिन सिर्फ एक कारण नहीं हो सकता है, कई सारे कारण होंगे, इसलिए हमें कॉजेज इसको देखना पड़ेगा अलग अलग। तो पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझते हैं, इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। पहली कंडीशन है रिवोल्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी इस अगर आप बात करते हैं 1857 का रिवोल्ट किसके खिलाफ हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ होता है। दूसरा, अगर इसकी शुरुआत की बात की जाए हिंट के पॉइंट में, तो हम ये कह सकते हैं कि मंगल पांडे की स्टोरी जो है बैरकपुर छावनी, उसकी हम बात करेंगे बाद में, ईस्टर्न कॉज में वो आएगा। बैरकपुर छावनी और साथ ही साथ में आपका जो कैंट था मेरठ, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी आंदोलन के बाद, रिवोल्ट के बाद इसका रिजल्ट क्या निकल कर आएगा तो वो भी हमको मालूम होना चाहिए शुरुआती दौर पे ही। तो आपको मालूम होना चाहिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रोल था वो खत्म कर दिया गया, और यहाँ पर ब्रिटिश रूल चालू हो गया, क्राउन रूल इसे कहते हैं, मैडम विक्टोरिया का। इसी के दौरान जब ये युद्ध चल रहा था, तो इस युद्ध में कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर कौन कौन से थे, कौन कौन से शहर थे जो बहुत हाईलाइटेड थे, जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। जिनमें मेरठ हो गया, दिल्ली हो गया, कानपुर हो गया, झांसी हो गया, लखनऊ हो गया, बरेली हो गया, ये कुछ ऐसे स्टेट थे जहां पर आपका ये मूवमेंट काफी चर्चा में रहा। इसमें कई सारे लोगों का भी योगदान था। वो लोग जो मेन इंपॉर्टेंट, जिनके कम से कम इतने नाम तो पता होने चाहिए, उनमें से एक थे मंगल पांडे, नाना साहेब, लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, ऐसे बहुत सारे लोग थे। तो
तो इनके बारे में बेसिकली थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो इस पॉइंट में हमने केवल हाईलाइट ये किया है कि इतना टच आपका होगा, फिर हम इस चैप्टर को आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि इस चैप्टर में हम ये समझ सकते हैं कि कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट क्या रहे होंगे। 1857 की लड़ाई हिंदुस्तान की अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई मानी जाती है जो पूरे देश स्तर में यानी नेशनल लेवल पर लड़ाई लड़ी गई। कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ इतना बड़ा आंदोलन इससे पहले कभी नहीं हुआ और ये पहला आंदोलन होता है, और यही कारण इसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी की पहली लड़ाई कहते हैं। अब सीधे मुद्दे में आते हैं। पहला हमारा क्या है, कॉज ऑफ रिवोल्ट। कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से ये रिवोल्ट हुआ, ठीक है, कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट क्या है। तो कॉजेज ऑफ रिवोल्ट की अगर हम बात करते हैं तो पहली कंडीशन आप यहां पर देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट, और यहां से क्वेश्चन हमेशा आया है और हमेशा आता रहेगा। अगर ये चैप्टर से क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का तो एक कॉजेज ऑफ रिवोल्ट में जरूर आएगा। कई बार वो स्पेशली पूछ लेता है पॉलिटिकल कॉज बताइए, तो इसके कुछ कॉजेज हैं जैसे कि आपका पॉलिटिकल कॉज, सेकंड सोशियो रिलीजियस कॉज। अब इनमें क्या क्या चीजें इनको हम डिटेल में देखने वाले हैं, इसी चैप्टर में देखेंगे। कुछ मिलिट्री कॉज है, मिलिट्री में कुछ ऐसी पार्शियलिटी की होगी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिसकी वजह से लोगों के अंदर नाराजगी रही है। भैया जी काहे इतना खजुआ रहे हो, क्या दिक्कत है? नोट्स को लिखते चलो साथ में बैठे हो। इकोनॉमिक कॉज और इंस्टेंट कॉज यानी कि इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज में क्या क्या चीजें होंगी देखेंगे। वो आपने बुलेट की देखा था कि इनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस की गई थी जिसमें उन्होंने काऊ और पिग की तो फैट को यूज किया, वो सारी कहानी सब कुछ होंगी। ये मेन फैक्टर है जिसकी वजह से 1857 का जो वॉर था, रिवोल्ट था, वो लीड किया गया। अब इसमें इंडिविजुअल तौर पे इससे भी पूछा गया क्वेश्चन है, सोशियो रिलीजियस कॉज भी आ चुका है, इंस्टेंट कॉज तो बहुत पूछा आता है। व्हाट वाज द इंस्टेंट कॉज, इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। ये सब माइंड में रखते हुए चलना है क्योंकि ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सबसे पहला आता है पॉलिटिकल कॉज, और पॉलिटिकल कॉज सबसे महत्वपूर्ण है कि 1857 के रिवोल्ट में वो कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो गवर्नमेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट या ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी जिसकी वजह से हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका रिवोल्ट हुआ। उस रिवोल्ट में कौन कौन सी चीजें हैं, सबसे पहली चीज अगर हम बात करते हैं पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, ये पहला फैक्टर है। पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन पॉलिटिकल कॉज का पहला फैक्टर है। ऐसे मैं आपको पहले फैक्टर दिखाता हूं फिर वन बाय वन चलेंगे। दूसरा फैक्टर क्या होगा, ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहेब। नाना साहेब के साथ उन्होंने जिस तरीके से बर्ताव किया ये पॉलिसी, ये पॉलिटिकल कॉज में जाएगा। फिर डिसरिस्पेक्ट शो टू द बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर की तरफ उन्होंने कुछ डिसरिस्पेक्ट शो किया था, उन्हें पेंशन देने से मना कर दिया था, उन्होंने कहा था कि अब अगला कोई मुगल राजा नहीं होगा, वो सारी चीज देख लेंगे। ये 3 पॉइंट में पॉलिटिकल कॉज बन रहा है। अब इस एनेक्सेशन ऑफ अवध यानी कि जो हमारा पहला पॉइंट है पॉलिसी पॉलिटिकल कॉज में, पहला पॉइंट है एनेक्सेशन ऑफ अवध यानी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन में एनेक्सेशन ऑफ अवध, इसको भी देखने वाले आराम से। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक आपने देखा होगा, नाम सुना होगा, और सब्सिडरी अलायंस सुना होगा। ये 3 ऐसी चीजें हैं जो अंग्रेजों के द्वारा की गई जो पॉलिटिकल कॉज के तौर पे मानी जाती हैं। अब ऐसा क्या किया अंग्रेजों ने कि जो लोगों के अंदर गुस्सा चालू हुआ, तो सबसे पहली चीज आती है पॉलिटिकल कॉज में उन्होंने क्या किया, एनेक्सेशन के तहत एनेक्सेशन ऑफ अवध, अवध को अपने कब्जे में उन्होंने ले लिया। अवध को उन्होंने अपने कब्जे में लिया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि 1856 में के पहले ये कह सकते हो 1848 में लॉर्ड डलहौजी इंडिया आया था। उसका पूरा उद्देश्य यही था कि किसी ना किसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे इंडिया में फैला दिया जाए, एक्सपेंड कर दिया जाए, यानी कि पूरे इंडिया में कब्जा किया जाए। सारे जगहों को, वो अलग अलग शहरों को, अलग अलग राज्यों को उसने भारत में शामिल करना, अपनी कंपनी में शामिल करना शुरू कर दिया। लेकिन वो अवध को नहीं कर पा रहा था क्योंकि अवध के खिलाफ कोई ऐसी मिस्टेक निकल नहीं पा रही थी। तो फिर जब कुछ नहीं कारण मिला तो 1856 में उसने कहा कि अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी में। कारण पूछा गया तो कारण ये बताया कि यहाँ के जो राजा हैं या किंग है वो उस स्टेट को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं उस तरीके से जिस तरीके से लोगों को मैनेज करना चाहिए था, और यही कारण उसके बेटरमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए हम इसे शामिल कर रहे हैं। ये तो वैसा ही रीजन हो गया, जब कोई कारण नहीं बना तो आपने जबरदस्ती कर लिया, और जब मिला लिया तो वहां के लोगों को, वहां के राजा के, वहां सबको गुस्सा आएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी गलत तरीके से किया है। ये पॉलिटिकल कॉज था क्योंकि पॉलिटिकल तौर पे वो अपनी बाउंड्री को बढ़ाना चाह रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी का। सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट एनेक्सेशन ऑफ अवध में आपको लिखने के लिए क्या पॉइंट चाहिए, लिखने के लिए आपको चाहिए इन 1856 पहली चीज डलहौजी एनेक्स अवध, पहला पॉइंट मिल गया। किसने किया था, डलहौजी ने किया था। अवध को मिलाया किसमें, कंपनी के रूल में मिला लिया, कंपनी डोमिनेंस के अंदर मिला लिया। कारण क्या बताया, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ ए लीग,
टू मिस रूल, यानी क्या उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ के जो नवाब हैं वो क्या कर रहे हैं, मिस रूल कर रहे हैं, उतने अच्छे तरीके से रूल नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए गुड गवर्नेंस के लिए, वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए हम अवध को मिला रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। और जब ऐसा किया तो वहाँ की जनता, वहाँ की जो बेगम हजरत महल जो वहाँ की मैडम थी, यानी कि नवाब की जो वाइफ थी, वो सारे लोग इस डिसीजन के अगेंस्ट रिवोल्ट करने की तैयारी कर रहे थे। और क्योंकि 1857 में ऐसी घटना बनी तो उसमें उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। दैट वाज अ फर्स्ट पॉइंट कि ये हमारा रिवोल्ट हुआ और ये पॉलिटिकल कॉज के तहत जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ एनेक्सेशन के तहत एक और पॉलिसी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे इंडिविजुअल क्वेश्चन आया है। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्हाट वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, क्या चीजें हैं, तो जरा समझने का प्रयास करिए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की अगर हम बात करते हैं तो 1848 में जब लॉर्ड डलहौजी इंडिया आता है, तो लॉर्ड डलहौजी के आते ही वो अपने साथ एक पॉलिसी लेके आया, यानी कि इंग्लैंड से ही बनाकर भेजी गई ये पॉलिसी, इसमें कोई यहाँ का रोल नहीं था। इस पॉलिसी के तहत किया क्या गया था, उद्देश्य सिर्फ इतना था कि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा फैला देना है। अब फैलाने के लिए कोई तरीका तो ढूंढना होगा, तो तरीका ये हुआ कि इंडिया में युद्ध अक्सर चलते रहते थे राजाओं के बीच में, और राजाओं की जब युद्ध होगी तो डेथ भी होती रहेगी। इस लूप होल्स को उन्होंने पकड़ लिया कि अगर किसी की डेथ हो जाती है और उसका खुद का बेटा नहीं होगा तो क्यों ना हम उसके साम्राज्य को बना लेते हैं, ऐसा नियम ही बना लेते हैं, लॉ बना देते हैं। दैट वाज अ बेसिकली कॉन्सेप्ट जो बनाई गई, और इसी के तहत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया गया। तो पहली चीज तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन इंट्रोड्यूस करता है, लॉर्ड डलहौजी। एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है। कब लाई गई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, 1848 लाई गई। और इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत क्या बताया गया कि यदि कोई भी रूलर है जिसकी डेथ हो जाती है, उसका रियल हायरकी नहीं है, खुद का बेटा नहीं है, तो एडॉप्टेड चाइल्ड को अगला किंग नहीं माना जाएगा, बल्कि उसके एम्पायर को ब्रिटिश एम्पायर में शामिल कर लिया जाएगा। इस पॉलिसी को ही कहा गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। दैट वाज अ बेसिक कॉन्सेप्ट। यहाँ पर डिफिनीशन के तौर पे जब लिखना होगा तो आपको यही लिखना है, इफ अ रूलर ऑफ डिपेंडेंट स्टेट डाई विदाउट लिविंग अ नेचुरल हायर, उसका खुद का बेटा नहीं है, द स्टेट वुड पास ओवर टू द ब्रिटिश, ऐसी कंडीशन में स्टेट को ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में शामिल कर लिया जाएगा। इस पॉलिसी को ही कहा गया है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब जब ये पॉलिसी लाई गई तो कई सारे ऐसे राज्य थे जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मिलाना शुरू कर दिया। फर्स्ट स्टेट कौन सा था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, वरना बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा। सतारा वाज द फर्स्ट स्टेट जो महाराष्ट्र में पड़ता है 1848 में। 1848 में पॉलिसी लाई गई और उसी साल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सतारा को शामिल कर लिया गया। झांसी को भी शामिल किया गया था 1853 में। सो दैट वाज, झांसी को क्यों मिलाया गया, उसका कारण यही था क्योंकि झांसी के जो मेन किंग थे, राजा थे, कौन थे, गंगाधर राव, कौन थे, रानी लक्ष्मीबाई के जो पति थे उनकी डेथ हो जाती, जिनका नाम था गंगाधर राव। और उनकी डेथ होने के बाद झांसी की रानी जो थी उनके पास एक एडॉप्टेड चाइल्ड था जिसका नाम था दामोदर राव। एडॉप्टेड चाइल्ड को अंग्रेजों ने मानने से इंकार कर दिया और यही कारण है झांसी को उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। सो दैट वाज अ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी एक पॉलिटिकल कॉज के अंतर्गत ही आएगा। अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है तो एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अगर पॉलिटिकल कॉज आएगा तो आप इस वर्ड का यूज करते हुए यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। एक और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, अब इससे क्या हुआ, बहुत सारे जगहों पर उन्होंने कब्जा कर लिया, ठीक है। अब दूसरी बात आती है सब्सिडी अलायंस, एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉलिसी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी, जिसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्सपेंशन के लिए। अब ये क्या था, इसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा पॉलिटिकल कॉज की तरह। सब्सिडी अलायंस की अगर आप बात करते हैं तो सब्सिडी अलायंस जो है ये लाई गई थी 1798 में। 1798 में लाया गया, कौन लेके आया, तो ध्यान रखिएगा इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का शेर भी कहा जाता है, लॉयन ऑफ बंगाल। खतरनाक था, मतलब लॉर्ड डलहौजी तो बहुत कम था, ये बहुत उस तरह का था, मतलब एग्रेसिव नेचर का था, इसके बारे में ऐसा जाना जाता है। बट अभी आपको समझना, 1798 में पॉलिसी लेके आता है, कौन लेके आता है, लॉर्ड वेलेस्ली लेके आता है। अब ये पॉलिसी क्या कहती है, जरा इसको समझ लीजिए पहले। इस पॉलिसी के तहत क्या उद्देश्य क्या इस पॉलिसी का, बेसिकली इस पॉलिसी के तहत ये कहा गया कि जितने भी स्टेट हैं, मतलब एक तरीके से लालच प्रोवाइड किया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है, जितने भी स्टेट हैं वो अपनी सेनाएं क्यों रखते हैं, इतनी सारी सेना रखने पे उनको खर्चा आता है। तो ब्रिटिशर ने कहा कि ठीक है, अगर आप ऐसी कंडीशन है तो हम एक कॉमन अपनी आर्मी रखते हैं, जितने भी स्टेट होंगे सबको मदद करेंगे, और अगर आप हमारे साथ ट्रीटी कर लेते हो, संधि कर लेते हो, सब्सिडी अलायंस की पॉलिसी में हिस्सा बन जाते हो, तो आपको जब भी जरूरत होगी किसी भी आर्मी की, आपके ऊपर कोई भी अटैक करेगा, हम आपका डिफेंड करेंगे, हम आपकी रक्षा करेंगे।
हर कंडीशन में, क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी भी थी, वीपन्स थे, हथियार थे, बहुत सारी चीजें थी। ये इस पॉलिसी का हिस्सा था, लेकिन इसके लिए आपको साइन करना होगा हमारे साथ, और इसके बाद आपको खुद की अपनी आर्मी नहीं रखनी होगी, ये भी शर्त थी, एक तरीके से लालच थी, क्योंकि इसमें इस बात की क्या गारंटी, कल को कोई अटैक करेगा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट आपका सपोर्ट करेगा ही करोगे, एक तरीके से जितने भी राजा महाराजा थे उन्हें कमजोर करना था। साथ ही साथ इस पॉलिसी का था ये भी था कि अगर आप किसी दूसरे स्टेट के साथ कोई रिलेशन बनाना चाहते हो तो भी आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तीसरा इस पॉलिसी के तहत ये भी था कि अगर मतलब इस पॉलिसी के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक आदमी हमेशा आपके कोर्ट में रहेगा और उसकी सैलरी भी आप ही को देनी पड़ेगी। आर्मी जो रख रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, उसकी भी सैलरी पे करनी पड़ेगी। तो इन सारी चीजों में एक तरीके से फायदा तो ब्रिटिशर्स का था, लेकिन ये समझ नहीं पाए और मजबूरी थी, करना पड़ रहा था क्योंकि जबरदस्ती करवाते थे पॉलिसी। ये पॉलिसी थी सबस्ट्रियल अलायंस। जरा अंदर कर दे, अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी एन इंडियन रूलर हैड टू कीप अ लार्ज ब्रिटिश फोर्स रखनी पड़ेगी विद इन हिज टेरिटरी एंड हैड टू पे फॉर इट्स मेंटेनेंस, और पे भी राजाओं को ही करना पड़ेगा मेंटेनेंस करने की, जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी ब्रिटिश गवर्नमेंट की के आर्मी को। इसके अलावा जो मैंने पॉइंट बताया वो आप उसको मेंशन कर सकते हो, वो सारे पॉइंट है, लेकिन यहाँ मैंने लिखा नहीं है क्योंकि सबस्ट्री अलायंस केवल आपको बताना था ब्रीफली पॉलिटिकल कॉज के साथ, वरना बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर सबस्ट्री अलायंस से 3 नंबर का इंडिविजुअल क्वेश्चन आ जाता है, वैसे 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इतना मटेरियल सफिशिएंट है, लेकिन अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो फिर आप उन पॉइंट्स को भी ऐड कर लीजिए। चलिए आगे आते हैं। तो दैट वाज बेसिकली, ये क्या है, ये पॉलिटिकल कॉज के तहत पहली आपकी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन के तहत ये तीनों चीजें जो हो रही हैं, ये तीनों पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा, सबस्ट्री अलायंस के द्वारा, एनेक्सेशन ऑफ अवध के द्वारा कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने बाउंड्री को एक्सपेंड किया। डिसीजन कैसा लिया गया है, पॉलिटिकल द्वारा डिसीजन लिया गया है, यानी कि जो गद्दी में बैठे हुए लोग, इसीलिए इसको पॉलिटिकल कॉज के तहत कहा जाता है। अब आता है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहब। नाना साहब के साथ भी उन्होंने कुछ ऐसी चीजें की जिसकी वजह से लोगों की नाराजगी, क्योंकि होता क्या है ना, जो लोग होते हैं वो अपने राजा के प्रति काफी वफादार होते हैं और वो नहीं चाहते कि उनके राजा के साथ कुछ ऐसा किया जाए। नाना साहेब जो है वो किस मराठा साम्राज्य से बिलोंग करते हैं, पेशवा से बिलोंग करते हैं। मराठा नाना साहब क्या थे, पेशवाई थे। अंग्रेजों ने कहा कि आप पेशवाई के तौर पे नाना साहब को पेंशन देना बंद कर दिया और इसके बाद किसी भी रूलर को पेंशन नहीं देंगे वो। ब्रिटिश रिफ्यूज टू ग्रांट नाना साहब द पेंशन, यानी कि जो नाना साहब को मिलने वाली पेंशन है वो बंद कर दी। सारा तुमने उनका राज छीन लिया, पेंशन भी बंद कर दी, अब नाना साहब क्या करेंगे, उनके भी अपने खर्चे हैं। नाना साहब वॉज फोर्स टू लीव कानपुर। साथ ही साथ जो उधर महाराष्ट्र में बैठे हुए थे उनको पुणे से वहां से हटा करके भेज दिया गया जबरदस्ती कि तुम कानपुर में रहो जाकर के। अब ये दो चीजें जो की गई नाना साहब के साथ, तो नाना साहब के साथ नाराजगी थी, उनकी सेना की नाराजगी थी। 1857 में मौका मिलेगा, इस नाराजगी, इस गुस्से का कारण बनेगी जाकर 1857 में रिवोल्ट का एक। तो ये जो लोग होंगे, इसलिए कानपुर में आंदोलन में नाना साहब ही लीड कर रहे हैं। सो दैट वाज द बेसिक पॉइंट, एक ये ध्यान रखने वाली बात है। इसी प्रकार ये पॉलिटिकल डिसीजन है। इसी प्रकार एक डिसीजन और समझना होगा, डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर उस समय भारत के मुगल एम्पायर के किंग थे, और भारत में मुगल एम्पायर सबसे बड़ा एम्पायर था। पूरे भारत के लोग मुगल एम्पायर के किंग को ही अपना राजा मानते थे। अंग्रेजों ने क्या किया, टू नॉट अलाउइंग टू मुगल्स एज यूज द टाइटल ऑफ किंग। अब उन्होंने कहा कि कोई भी आने वाला राजा अब अपने आप को किंग का टाइटल नहीं लगाएगा, बिकॉज वी आर नॉट अलाउइंग। तो कहीं ना कहीं इस कंडीशन पे नाराजगी होगी, लोगों की नाराजगी भी है, जनता की भी नाराजगी है। मुगल रूलर वॉज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश रूल। साथ ही साथ बक्सर के बैटल के बाद से, बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में, तब से मुगल बादशाह आपके ब्रिटिश की शरण में ही चल रहे थे, ब्रिटिश के अनुसार ही काम कर रहे थे। ये दोनों चीजें एक्सेप्टेबल नहीं थी, क्योंकि बक्सर के बैटल में मुगल बादशाह हार चुका था, मौका मिला नहीं। लेकिन 1857 का जब रिवोल्ट होगा तो ये सबसे अच्छा मौका होगा, क्यों ना देश का सबसे बड़ा जो एम्पायर है, मुगल एम्पायर है, वो पार्टिसिपेट करे इस युद्ध में। और क्योंकि मुगल एम्पायर को बुलाया गया, जब मेरठ से लोग पहुंचे दिल्ली, उनमें उन्होंने कहा कि हम आपको डिक्लेयर करते हैं लीडर ऑफ द वो बैटल, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया और इस प्रकार ये युद्ध हुआ। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो फैक्टर थे, ये सारे फैक्टर मिलकर के बनते हैं 1857 के रिवोल्ट के पॉलिटिकल कॉज के तौर पे। तो हमने एक आपका पॉलिटिकल कॉज यहाँ पर देख लिया है, जिसकी वजह से होता है इंडिविजुअल यहाँ से 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन बन के आ सकता है। अगर आएगा तो इतनी चीजें सफिशिएंट, इससे बाहर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगला जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो सोशियो रिलीजियस कॉज। ये भी जरा समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। सोशियो रिलीजियस कॉज में क्या क्या चीजें आती हैं। तो सोशियो रिलीजियस कॉज में मतलब क्या, हमारे देश में
रिलीजन का एक बहुत बड़ा योगदान है, सोसाइटी का एक बहुत बड़ा योगदान है, यानी सोशल कल्चर का, रिलीजन के कल्चर का। तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी हमारे रिलीजन, हमारे सोसाइटी के नॉर्म्स के में इंटरफेयर करेगा तो वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वो कुछ भी हो सकता है वो गलत हो हमारे सोसाइटी में, लेकिन अगर कोई बाहर का व्यक्ति है, जैसे हमारे घर की बात है, कोई भी चीज ऐसी हो रही है जो बाहर का व्यक्ति अगर इंटरफेयर करेगा तो फिर वो गुस्सा आएगी, भले ही हमारे गलत में गलत घर में गलत हो रहा हो, चीजें गलत हो रही हो, बट द पॉइंट इज दैट हम बाहर का इंटरफेयर नहीं पसंद करते। सेम एज इट इज कुछ यहाँ पर हो रहा है। तो सबसे पहली चीज कुछ आपको समझनी पड़ेगी, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे रिलीजन, सोशल रिलीजन में दिक्कत पैदा कर रहे थे। यहां से भी क्वेश्चन बहुत आता है। पहली चीज तो स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी का मतलब है ईसाई जो है, ईसाइयों को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा था। हिंदू धर्म में जितने भी लोग थे या मुस्लिम धर्म के थे उनको प्रमोट किया जा रहा था कि आप क्रिश्चियन बन जाओ, क्रिश्चियन बन जाओ। ये हमारे धर्म के लिए खतरा बनता जा रहा था। इससे भी लोगों नाराजगी थी। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आगे हम देखने वाले इनको डिटेल में। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का कैसे अंग्रेज कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाते थे जिससे हमारे देश के लोगों के लिए क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, बल्कि ब्रिटिशर्स को फायदा होगा। ये जो पॉलिसी थी इसकी वजह से बहुत सारे लोग नाराज थे, चाहे वो पीजेंट्स हो, कई सारे क्लास के वर्कर्स। फियर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन जो थी उसका भी एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। साथ ही साथ सेवरल लॉज, कई सारे उन्होंने लॉज बना रखे थे, उन लॉज से भी बहुत सारा खतरा दिखाई पड़ रहा था। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एक आया था, उस लॉ ऑफ प्रॉपर्टी का भी बहुत बड़ा रोल है, एमसीक्यू में पूछा जा चुका है, इसलिए इस वाले पॉइंट को भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब आती है बात इनके डिटेल में डिस्कशन की, तो जरा देख लेते हैं। सबसे पहले आता है स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। कैसे क्रिश्चियनिटी एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा था इंडिया के लिए, या इंडिया के लोगों के लिए, या इंडिया के रिलीजन हिंदू और मुसलमानों के लिए, जो 1857 के रिवोल्ट में गुस्से के तौर पे निकलेगा। पहली चीज हो क्या रहा था, मास कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी चालू हो गया था। मास कन्वर्जन का मतलब यहाँ के लोगों को भारी संख्या में लालच देकर, पैसा देकर के, हर तरीके से वो चीजें कर करके प्रयास क्रिश्चियनिटी में लोगों को कन्वर्ट कराया जा रहा था। इवन कि आज भी चल रहा है। क्रिश्चियनिटी में अगर आप जाते हैं तो बहुत सारे उन्होंने नॉन बेनिफिट लगा रखे हैं कि आपको इतना पैसा मिलेगा, लेकिन वो एक लूप होल्स है। बाद में पता चलता है कि ये तो सब बहुत धोखा हुआ। तो पहली कंडीशन क्या है, मास कन्वर्जन ऑफ हिंदू मुस्लिम इंटू क्रिश्चियनिटी चल रहा था, एक तो ये थी। और ये शुरू कब से हुआ, अंग्रेजों ने 1813 में एक एक्ट पास किया था। 1813 में एक एक्ट लेके आए थे। उस एक्ट में इंडिया में क्रिश्चियनिटी के प्रमोशन के लिए उन्होंने अलाउ कर दिया था। अब जैसे कभी क्वेश्चन आएगा तो अगर आप इस तरीके से फैक्ट कुछ ऐड कर देते हो, जिससे क्या हो जाता है, आपका आंसर थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेड लगने लगता है, मतलब अच्छा लगने लगता है। सो द पॉइंट इज दैट कि आपको इस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड करने हैं। 1813 में ये पॉइंट आपका रखा गया कि क्रिश्चियनिटी इज अलाउड इन इंडिया और प्रमोट कर सकते हो। क्या कर रहे थे मिशनरीज, कंडेम हिंदू मुस्लिम डॉक्ट्रिन एंड कस्टम्स, और लगातार वो क्या कर रहे थे, जो क्रिश्चियन लोग थे जो प्रमोट कर रहे थे अपने रिलीजन को, वो हिंदू या मुसलमानों में जो कमियां थी, हर रिलीजन में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, जैसे हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम है, डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है कई बार, तो इसको हाईलाइट कर रहे थे लोगों के बीच में कि ये तुम्हारे इस रिलीजन में इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, तो क्यों ना क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हो, क्रिश्चियन बन जाओ। सो दैट वाज अ बेसिक थिंग। पहला तो सोशल रिलीजियस के तौर में स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी इज वन ऑफ द बिगर फैक्टर। अब जैसे ये हो रहा होगा तो हमारे सोसाइटी के जितने भी लोग होंगे, वरिष्ठ लोग हैं, वो सब इस बात को लेकर चिंतित होंगे, और कहीं ना कहीं जब मौका मिलेगा, अंग्रेजों के खिलाफ डायरेक्ट तो नहीं लड़ सकते, लेकिन जब मौका मिलेगा तो वो इस बैटल में पार्टिसिपेट करेंगे आकर के। सो दैट वाज अ बेसिक थिंग। पहली एक तो ध्यान रखने वाली बात ये है आपका। दूसरी चीज ये कि उसी दौरान में अंग्रेजों ने कई सारे ऐसे चेंजमेंट किए, कई सारे ऐसे लॉज बनाए, ऐसे कानून बनाए जो डायरेक्ट हमारे सोसाइटी या रिलीजन को अफेक्ट कर रहे थे। उनमें से आपने सुना होगा एक विडो रीमैरिज एक्ट। पहला तो एक विडो रीमैरिज एक्ट अंग्रेजों के द्वारा पास किया गया 1856 में, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के हिसाब से। साथ साथ में इंडिविजुअल क्वेश्चन आएगा, डेट याद रखेंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग डेट का यूज करते हैं और गलत डेट लिखते हैं। अगर आपको कंफर्म है तो डेट लिखिए, वरना डेट छोड़ दीजिए, गलत लिखेंगे नंबर कट जाएंगे तुरंत। 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट आया। हुआ क्या कि हमारे देश में जब भी किसी, मान लेते किसी की शादी हो गई, विवाह हो गया, और उसके हस्बैंड की अचानक डेथ हो गई, तो महिला विडो हो जाएगी। अब ऐसी कंडीशन में उसे पूरा जीवन विधवा के तौर पे ही निर्वाह करना पड़ेगा। उसके साथ कई सारी ऐसी प्रैक्टिस थी कि उसे अकेले रहना पड़ता था, अकेले अपना खाना बनाना पड़ता था, सफेद साड़ी में ही रहना, किसी को छू नहीं सकते, ना उसको कोई छुएगा। इस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता था अनटचेबल की तरह, जो कि गलत भी था बिल्कुल। और इसके खिलाफ आवाज उठाई गई, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने
इवन की कहते हैं कि एक वीडियो के साथ ही शादी की, इसको प्रूफ करने के लिए सब मैं आवाज ही नहीं उठा रहा हूं बल्कि एग्जांपल के साथ उन्होंने शो किया। अंग्रेजों ने उनकी बात एक्सेप्ट की और उन्होंने कहा कि हम एक एक्ट बनाते हैं 1856 में, और उस एक्ट को कहा गया विडो रीमैरिज एक्ट। जब ये एक्ट बना तो इस एक्ट से बहुत सारे लोग नाराज हुए। उन्होंने कहा कि अरे तो हमारे पर्सनल सोसाइटी का मसला है, हमारे सोशल मैनर की बात है, और अंग्रेजों ने इसमें छेड़छाड़ की है। इस बात की नाराजगी भी रही होगी लोगों के अंदर जो 1857 के रिवोल्ट में निकली है। एक तो पॉइंट ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा एक तो ये वाला ध्यान रखने वाली बात है, और दूसरी बात ये है कि प्रोविजन ऑफ सती सिस्टम, सती सिस्टम का प्रोविजन कब हुआ? 1829 में। अब जरा इसको भी समझ लीजिए, ये हमारे सोशली और रिलीजियस कॉज के अंतर्गत आएगा। हमारे यहाँ एक ऐसी प्रथा थी जो कि कह सकते हो प्रथा क्या, गलत प्रथा ही थी, कि यदि किसी भी महिला का जो पति है उसकी डेथ हो जाती है किसी कारणवश, तो उस पति के साथ में उस महिला को भी अग्निदाह कर दिया जाता था, यानी कि उसी के साथ में उसको भी जला दिया जाता था, ऐसा कह सकते हो, या सती कर दिया जाता था। शुरुआती दौर में ये प्रथा जो थी ये स्वेच्छा से थी, यानी कि अपनी इच्छा से। कई बार ऐसी महिलाओं, हमारे देश में ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने स्वेच्छा से पति के साथ अपने को अग्निदाह किया। आगे चल के कस्टम बन गया और जबरदस्ती फिर किया जाने लगा। तो फिर ये तो गलत ही है कि किसी महिला को अगर पति की डेथ हो जाती है तो उसके साथ उसको भी अग्निदाह कर दिया जाए, सती कर दिया जाए। इसके खिलाफ आवाज उठाई गई। राजा राम मोहन राय इसके सबसे बड़े कर्ता माने जाते हैं, यानी कि राजा राम मोहन राय के द्वारा ही सती सिस्टम को इंडी किया गया। उस समय इंडिया में जो गवर्नर थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1829 में इस सिस्टम को खत्म किया गया। डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और जब इस सती सिस्टम का एक्ट बना दिया गया तो कह दिया अब अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सो द पॉइंट इज दैट कि ये दोनों जो लॉ बनाए गए, ये लॉ कहीं ना कहीं इंडिया में अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए, तो इंडिया के कस्टम में इंटरफेयर था, इंडियन सोसाइटी में इंटरफेयर था। और इस बात दोनों की वजह से इस बात लोगों के अंदर नाराजगी थी, और इस नाराजगी कारण बनता है 1857 के रिवोल्ट में। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कहीं ना कहीं। सो दैट वाज अ बेसिक थिंग। अगला जरा आते हैं, यानी कि 2 पॉइंट ये हो गए, इसके बाद तीसरा जरा समझते हैं सोशियो रिलीजियस में। ये अब क्या हो रहा है, कई सारी ऐसी पॉलिसीज अंग्रेज जानबूझ के बना रहे थे जिससे क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स। अब कौन सी ऐसी पॉलिसीज थी? ब्रिटिश ऑफिसर वर रूड एंड एरोगेंट टुवर्ड द इंडियंस। शुरुआती दौर से वो अपने आप को कैसे एलीट क्लब में मानते थे, मतलब वो बहुत सुपीरियर हैं और इंडियंस की वैल्यू ही नहीं करते थे। इवन की कई जगहों पर तो ये ओपनली लिखा रहता था कि दैट इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। उनकी ऑफिस के सामने परेड लगी होती थी, कुत्ते और भारत के लोग हमारे ऑफिस में अलाउड ही नहीं है। तो जब ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे तो लोगों के अंदर नाराजगी रहेगी। क्या हुआ, बहुत दुख हो रहा है क्या? They believe that they were superior to Indians. Indians के कंपेयर में वो काफी सुपीरियर हैं। अब हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में बहुत ज्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में एक टॉपिक अलग उठ के आता है ऑलरेडी। इतना पॉइंट का सफिशिएंट है। और सोशियो पॉलिटिकल कॉज में जो ऊपर जितनी बात कर ली ना, वही इतना इन्फॉर्मेशन हो जाएगा लिखने के लिए कि इसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती नहीं, बट जो पॉइंट है वो ध्यान रखने हैं। इसी में एक और फैक्टर आ जाता है, सोशियो रिलीजन हमारे सोसाइटी को कैसे अफेक्ट कर रहा था। ब्रिटिशर्स के द्वारा वेस्टर्न एजुकेशन को काफी प्रमोट किया जा रहा था, यानी कि इंग्लिश मीडियम के एजुकेशन को। और जो हमारे यहाँ के लोग थे वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के चिंतित तो थे कि कहीं ना कहीं हमारी जो एजुकेशन है, हमारी जो वैदिक एजुकेशन है, शिक्षा है, उसका इफेक्ट आज भी देख लीजिए वैदिक परंपरा बहुत कम दिखाई पड़ती है, पूरा इंग्लिश एजुकेशन चल रहा है। ये अंग्रेजों की, ये लॉर्ड मैकाले की देन है। लॉर्ड मैकाले वो व्यक्ति था जिसने एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया था। तो कुछ लोगों के लिए दिक्कत होगी, लॉर्ड मैकाले को गाली दे रहे होगे, कहां से आ गया? Fear regarding Western education. Western education was introduced in many schools. English school introduced in बनारस कॉलेज। इवन की बनारस हमारे यहाँ उस समय संस्कृत का केंद्र माना जाता था, संस्कृत एजुकेशन का। वहां के स्कूलों में भी इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस करना चालू किया। तब एक खतरा मंडराने लगा कहीं ना कहीं कि अब हमारे संस्कृत कल्चर और हमारे वैदिक कल्चर को इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद आता है लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। लॉ प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ ऐसी चीजें भी की। द रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 1850 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चेंज द हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। हिंदू लॉ प्रॉपर्टी को उन्होंने चेंज किया, जिसके तहत कुछ ऐसे प्रोविजन किए, कई जगहों पर ब्रिटिश गवर्नमेंट बिना परमिशन की जमीनों को ले सकती थी। दैट वाज अ प्रोविजन मेड, यहां पर प्रोविजन बना दिया गया। ये सारे फैक्टर जब आपके इंट्रोड्यूस किए गए तो कहीं ना कहीं ये सोशियो रिलीजियस कॉज के अंतर्गत माने गए। और हमारे अब कल्चर की बात आएगी तो रिलीजियस, सोशल रिलीजियस में सब कुछ जाएगा।
ये रिस्पॉन्सिबल माने गए। और ये सारे फैक्टर्स जिन जिन लोगों को अफेक्ट हुआ वो सब इंतजार कर रहे हैं और 1857 का जब रिवोल्ट होगा तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सो दैट वाज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट कि भैया हमारा कैसे क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो दो फैक्टर हमने बात की है। पहली चीज तो कॉज ऑफ रिवोल्ट में पॉलिटिकल कॉज, सोशियो रिलीजियस कॉज, ये दो हमारी हो चुकी हैं। तीसरे कॉज की तरफ चलते हैं जो कि आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक कॉज। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आपका ये रिवोल्ट हुआ। तो द पॉइंट इज दैट इकोनॉमिक कॉज पे आ जाते हैं। इकोनॉमिक कॉज, अब आते हैं इकोनॉमिक कॉज में। अब देखिए जरा इकोनॉमिक कॉज में क्या क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट, यहां से भी इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकता है। और क्योंकि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी बहुत पूछी जाती है, लेकिन यहां पर हम ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की बात नहीं करेंगे। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी सेकंड वाले चैप्टर में की, जब ये दिखाई पड़ने लगा कि राइज ऑफ नेशनलिज्म हो रहा है और कैसे अंग्रेज भारत का पैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट ले जा रही है, वहां पर निकल के आएगा दादा भाई नौरोजी। लेकिन अभी क्या है 1857, वो कब हो रहा है, ये 1860 के बाद की बात है। 1857 के पहले भी अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को 1757 से यानी कि 1757 से लेकर 1857 तक में उन्होंने 100 सालों में बहुत लूटपाट की और इतना शोषण किया। कंडीशन यहां तक आ जाती थी, किसानों से इतना ज्यादा टैक्स ले रहे थे, वो सारी चीजें कर रहे थे कि किसानों के पास बचा हुआ जो मटेरियल होता था उससे वो अपना गुजारा भी नहीं कर सकते थे। ये सारी चीजें हुई। तो देखते हैं जरा से इनमें क्या क्या फैक्टर्स आपके बन सकते हैं। पहली चीज आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब पूछ लेता है। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट, आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो बहुत सिंपल भाषा में। कई बार होता है क्या लिखे इसमें, ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड फॉर विच इंडिया डिड नॉट रिसीव प्रोपोर्शनेट इकोनॉमिक रिटर्न। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है, हमने कोई चीज बेची, अब जो बेच रहे हैं जितने सामान की वैल्यू थी उससे कम पैसा हमको मिल रहा है और वो मटेरियल ले गए, तो इनडायरेक्ट तौर पे वो सारा का सारा जो हमारे इंडिया का वेल्थ है वो कहाँ ले जा रहे हैं, इंग्लैंड ले जा रहे हैं। अगर वो कोई चीज हमको पेमेंट भी कर रहे हैं तो भी ले जा रहे हैं। और जब वो कोई अपनी बेचने आते हैं तो कॉस्ट उसकी बहुत कम है लेकिन वो कॉस्ट उसकी बहुत हाई ले रहे हैं। तो दोनों तरीके से ब्रिटिशर्स इंडिया से पैसे को ट्रांसफर कर रहे थे। और कहीं ना कहीं ये जो तरीका था इंडिया के पैसे को ब्रिटेन ले जाना, ये ड्रेन, वेल्थ का मतलब होता है मनी, वेल्थ का मतलब होता है जो हमारे यहाँ की पावर, इकोनॉमिक पावर है, उसको ड्रेन मतलब खींचना, कहां पर, ब्रिटेन, दैट इज कॉल्ड ड्रेन ऑफ वेल्थ। क्लियर है। लेकिन ये किस तरीके से कर रहे थे, इकोनॉमिक पॉज में कैसे कर रहे थे, वो ये भी हमें समझना पड़ेगा। पैसा ले कैसे जा रहे थे, पहला काम कर रहे थे हाई सैलरीज ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स। उन्होंने क्या कर रखा, इंडिया का जो भी रिवेन्यू, जो भी टैक्स आ रहा है, उस टैक्स के पैसे से क्या कर रहे हैं, सैलरी दे रहे थे ब्रिटिशर्स को। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो अधिकारी थे उनकी सैलरी बहुत हाई रखते थे और इंडियन की सैलरी बहुत कम रखते थे। अब उनकी जो सैलरी एक तरीके से ब्रिटेन पैसा ही जा रहा है। दूसरा, मनी सेंड टू इंग्लैंड, डायरेक्टली क्या कर रहे थे, प्रॉफिट मनी सेंड की जा रही थी इंग्लैंड। तीसरा, हैवी कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मीज, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रिवेन्यू का अधिकतर पैसा वो क्या कर रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे मिलिट्री में। और मिलिट्री से क्या फायदा होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वीपन खरीद रहे हैं, किससे खरीदेंगे, अपने देश से खरीदेंगे। फॉर्मेलिटी हो रही है, हथियार खरीद खरीद ला रहे हैं और कह रहे हैं इसके लिए पैसा दे रहे हैं। आर्मी में सैलरी बढ़ा रहे हैं अधिकारियों का, अधिकारी सारे ब्रिटिशर्स हैं। तो पूरा का पूरा प्रॉफिट उठा रहे थे, रिवेन्यू पूरा ट्रांसफर किया जा रहा था इंग्लैंड। और यही कारण ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ का पहला इकोनॉमिक फैक्टर बन जाता है। तो इकोनॉमिक फैक्टर में आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या इकोनॉमिक फैक्टर है, किस तरीके से, दूसरा फैक्टर ये कि डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इंडिया की जो हाथों से बनने वाली, बुनकर जिन्हें बोलते हैं, हाथों से बनने वाली इंडस्ट्री, हमारे पास मशीन नहीं थे, उस इंडस्ट्री को उन्होंने क्या कर दिया, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया। और खत्म कैसे किया उन्होंने इस इंडस्ट्री को, उसका भी एक तरीका, उन्होंने क्या किया, अपनी फैक्ट्रियों से बने हुए मटेरियल को इंडिया में एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया और इंडिया में आकर के बेचते थे वो। और बेचने के बाद जब उनकी फैक्ट्रियों से बना हुआ कपड़ा आएगा तो हमारे हाथों से बने हुए कपड़े को कंपेयर में सस्ता ही होगा, फैक्ट्रियों का माल अच्छा भी होगा, क्वालिटी भी अच्छी होगी। सो ये दोनों कंडीशंस आपकी अप्लाई होती हैं। दूसरी चीज, हम जब कोई चीज बेचने जाते हैं तो इतनी टैक्स लगा देते हैं, इतनी ड्यूटीज लगा देते हैं कि फॉरेन की दुनिया में, यूरोप के मार्केट में हमारे कपड़े की वैल्यू बढ़ जाती थी तो कोई खरीदता ही नहीं था। ये सारी चीजें वो कर रहे थे, हाई ड्यूटीज ऑन इंडियन सिल्क, जो भी कपड़ा होगा, एक्सपोर्ट कॉटन एंड सिल्क सीज, अब बेचना, बाहर ले जाना ये मना कर दिया उन्होंने। ब्रिटिश गुड्स फ्लडेड इन इंडियन मार्केट, यानी कि जो ब्रिटिश के कपड़े थे, ब्रिटिश की चीजें थी, वो इंडियन मार्केट में इतनी भर गई थी कि लोग सस्ता होने की वजह से उन्हें खरीद रहे थे। आम आदमी, गरीब आदमी को इससे मतलब नहीं है देश के लिए क्या करना है क्या नहीं करना, उसे अपना जीवन चलाना, उसके लिए जो सस्ता मिलेगा वही है सस्ता और सबसे अच्छा। तो दैट वाज अ बेसिक थिंग। एक तो ये फैक्टर हो गया। तीसरा तीसरा ये फैक्टर है कि नाराजगी किस बात को लेकर है, फोर्स फॉरवर्ड टू ग्रो,
कुछ चीजें हैं कि फार्मर से जबरदस्ती कराई जा रही थी, जैसे इंडिगो की प्लांटेशन, इससे किसानों को कोई फायदा नहीं, प्रॉफिट पूरा ब्रिटिशर उठा रहे हैं। टी की प्रॉफिट उठा रहे हैं, टी की खेती करा रहे थे। ओपियम, ओपियम मतलब होता है आपका अफीम, अफीम की खेती करवाई जा रही थी नशे के लिए। ये सब कुछ करा रहे थे, तो इससे पूरा प्रॉफिट उठा रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग, तो कहीं ना कहीं ये भी नाराजगी होगी। चौथा, चौथा क्या है, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793। ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्ट के बारे में शायद कुछ किताबों में लिखा, कुछ में नहीं लिखा है। 1793 में एक एक्ट आया था जिसको बोला गया था परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, और ये रिवेन्यू सिस्टम के और लैंड सिस्टम को रिफॉर्म किया। एक तरीके से लैंड सिस्टम में टैक्स को और ज्यादा बढ़ाकर काम करने के लिए पूरा बनाया गया, ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए लिया। लेकिन इसमें क्या क्या चीजें हैं जरा सा नोट कर लीजिएगा। पहला, इंट्रोड्यूस किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस नाम का एक वायसराय था, वो लेके आया था। लीजिए, तो वायसराय क्या बोला, उस समय तो गवर्नर जनरल ही था। इंट्रोड्यूस कहाँ किया गया, बंगाल में किया गया, बिहार में किया गया, ओडिशा में। यहाँ के सारे लैंड जो थे, लैंड रिवेन्यू को रिफॉर्म कर दिया गया और फिक्स रेट कर दिए गए, और रेट बहुत हाई किए गए टैक्स के। तो लैंड रिवेन्यू वॉज फिक्स्ड एंड परमानेंटली। अब किसानों को और दिक्कतें होने लगी, फसल खराब होगी फिर भी तुमको देना है, इतना टैक्स तो देना ही देना है, तो फिक्स कर दिए गए। सो दैट वाज बेसिकली कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेशन था इंडिया के लोगों के लिए। एंड लास्ट आपका यहाँ पर आप ये कह सकते हो डिक्लाइन ऑफ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब भी जरा समझ लीजिए। डिक्लाइन ऑफ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी का मतलब ये है कि जो हमारे यहाँ का लैंडलॉर्ड सिस्टम था, तालुकदार वाला सिस्टम था, इसको खत्म कर दिया अंग्रेजों ने। लैंड एरिस्टोक्रेसी विच इंक्लूड द तालुकदार, मतलब जो टैक्स कलेक्टर थे, एंड द हेरिडेटरी जो लैंड थी, यानी कि जिनके पास जमीनें चली आ रही थी, मतलब पूरे उनके पूर्वजों से, वो सारा उनकी जमीनों क्या कर दिया गया, राज्य की जमीन के तौर पे छीन ली गई, जिनके पास काफी लैंड थे। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम से जब आपकी जमीनें ली जाएंगी, तो जो लैंड लॉर्ड्स होंगे, जो वर्ग के किसी भी सोसाइटी के लैंड लॉर्ड्स होंगे, एरिस्टोक्रेट होंगे, वो सभी क्या होंगे, नाराज होंगे ब्रिटिश की इस पॉलिसी से, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। सो दैट वाज बेसिकली थिंग। इसी प्रकार एक इनाम कमीशन आया था 1852 में, ये भी लैंड ऑर्डर के बारे में था। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, इससे एमसीक्यू आता है। इनाम कमीशन कब आया, 1852 अगर आ गया तो ध्यान रखिएगा। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक कॉज में बहुत सारे फैक्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, इतने चीजें भी हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ को हाईलाइट करते हुए लिखना है। हमने कौन कौन से फैक्टर देख लिए, तीन बेसिकली फैक्टर इसे कवर किए। 1857 के रिवोल्ट को कैसे लिंक कर रहे हैं और कैसे 1857 के रिवोल्ट को लीड कर रहे हैं। मिलिट्री कॉज अब अपन को देखना है। इकोनॉमिक फैक्टर, शोषण किया, सोशियो रिलीजियस सोसाइटी में इंटरफेयर किया, पॉलिटिकल कॉज किए जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह हो रहा है, 1857 का रिवोल्ट हो रहा है। अब अगली बात आती है हमारा मिलिट्री कॉज, इसको भी जरा देख लेते हैं। अगला आता है मिलिट्री कॉज। तो मिलिट्री कॉज में क्या क्या चीजें हैं, मिलिट्री कॉज में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली चीज, अंग्रेजों ने एक एक्ट पारित किया था, और इस एक्ट से पर्टिकुलर क्वेश्चन आ चुका है, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट 1856। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट 1856 क्या कहता है, पहली चीज तो कौन लेके आया था, लॉर्ड कैनिंग लेके आया था। और लॉर्ड कैनिंग ही जब, अच्छा एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ उस समय इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय लॉर्ड कैनिंग ही गवर्नर जनरल था। तो पहली चीज लॉर्ड कैनिंग लेके आया, इट फोर्स टू सिपाही टू फाइट ओवरसीज। इसका मतलब क्या था कि अगर जरूरत पड़ी तो आपको समुद्र पार यानी दूसरे देश भी ले जाया जा सकता है इंडियंस को लड़ने के लिए। अब प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे यहाँ ऐसा कस्टम में था, हमारी सोसाइटी में तब ये माना जाता था कि अगर कोई समुद्र के पार चला जाएगा तो वो अछूत हो जाएगा, ऐसा मानते थे। ऐसा होता नहीं है, लेकिन अब क्योंकि समुद्र के उस पार जाएंगे तो अछूत हो जाएंगे, तो बहुत सारे जो सिपाही थे वो चाहते ही नहीं थे उस पार जाना। लेकिन ये कंडीशन बना दी गई, अगर नहीं जाएंगे तो आपके साथ सैलरी, आपके अलायंसेस में कमी कर दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, तो मजबूरन उनको जाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं सैनिकों के बीच में भी नाराजगी का एक कारण बना। बैरकपुर छावनी का जो भी इंसिडेंट था वो बात की बात है, विल डिस्कस लेटर ऑन। सो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। आउटसाइड इंडिया, वही लिखा है, इफ सोल्जर्स अपोज दे वर नॉट पेड एनी एक्स्ट्रा अलायंसेस, अगर इसका विरोध करते हैं तो एक्स्ट्रा अलायंसेस नहीं मिलेंगे। तो ये मिलिट्री कॉज में एक बहुत बड़ा फैक्टर था। इसके अलावा भी मिलिट्री कॉज में क्या क्या चीजें थी, लोअर जॉब्स केवल दी जाती थी इंडियंस के लिए, हायर पोस्ट मिलती ही नहीं थी, सैलरी बहुत कम रखी जाती थी इंडियन की, हाई सैलरी मिलती नहीं थी। इसके साथ साथ ब्लीक प्रोस्पेक्ट ऑफ प्रमोशन, वही है, प्रमोशन में भी किसको रखा जाता था, प्रमोशन में केवल ब्रिटिशर्स को ही बैठाया जाता था हाई पोजीशन में, इंडियंस को रखा ही नहीं जाता था। एक ये फैक्टर हो गया, मिलिट्री कॉज की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, इसी में अगर आप देखेंगे जाकर के
both Hindus and Muslim sepoy were enraged on they felt that the British wanted to डिफाइल द रिलीजियस। और अब जब ये सारी चीजें हो रही, जैसे समुद्र वाला मैटर था, इसमें कहीं ना कहीं एक चीज और समझना, जो हिंदू थे तिलक लगाते थे वो लगाना के लिए उन्होंने रोकना चालू कर दी, कानों बाली पहनने से उन्होंने मना करना चालू कर दिया, टोपी लगाना जो कि इस्लाम धर्म के लोग लगाते थे, जब इस तरीके से इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया तो हिंदू और मुस्लिम धर्म के दोनों को लगने लगा कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स हमारे रिलीजन में इंटरफेयर कर रहे हैं। और 1857 में जब सब कुछ एक साथ आएंगे तो सारे वर्ग के लोग एक साथ रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो दैट वाज अ मिलिट्री कॉज कहीं ना कहीं रहेगा। और ये सारी चीजें हुई। अब आप यहाँ पर देखिए कि जितने भी कॉजेज हैं वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है यहाँ से, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था। यहाँ पर कॉजेज हमारा कंप्लीट हुआ। बेसिकली लास्ट आपका बचा है इंस्टेंट कॉज, और यहीं से टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा। रिवोल्ट आपका जो हो रहा है उसमें कॉजेज से क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू आते हैं, 2 नंबर में भी आएंगे। यानी कि ये मान के चलिए इस चैप्टर कंप्लीट करने से सिर्फ 10 नंबर नहीं, बल्कि अगर आएगा 10 नंबर तो होगा ही, साथ साथ में 4-5 नंबर और भी कवर करता है अगल बगल से। 10-12-15 नंबर का चैप्टर अकेले बन जाता है, और संभावना होती है कि इस चैप्टर से आएगा ही आएगा क्वेश्चन। अब हम बात करने जा रहे हैं इंस्टेंट कॉज, इमीडिएट कॉज। ये सारे फैक्टर हैं, लेकिन लड़ाई की कोई ना कोई तो कारण या वजह होती है जिसकी वजह से लड़ाई होती है, ये युद्ध होता है, ये बैटल होता है, रिवोल्ट होता है। क्योंकि किसी एक चीज की वजह से तो युद्ध नहीं हुआ होगा, ये सब कुछ है, लेकिन शुरू कैसे हुआ इसकी भी कहानी आपको समझनी चाहिए। तो होता क्या है कि 1856 में ही ये पूरा जो आपका है, इसको मैं आपको हल्का समझा देता हूँ सिंपल। पहले 1856 में ही पहले चलती थी आपका राइफल चलती थी, इसको बोलते थे ब्राउन बेस, ये आपकी यहाँ की थी राइफल थी। ये अब इसको रिप्लेस कर दिया गया इनफील्ड राइफल से। एक नई राइफल इंट्रोड्यूस की गई इंडिया के आर्मी के सोल्जर्स को। इस राइफल में ये कहा गया कि जो बुलेट होगी उस बुलेट के अंदर जो भी बारूद भरी गई है, जो भी आपका केमिकल है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सीज किया गया बाहर से, और सीज किया गया जिससे उसमें ये र्यूमर फैली कि ये माना गया कि वो जो था वो काऊ और पिग की स्किन यानी कि फैट को यूज करके बनाया गया था। जब आप उसको यूज करते हैं तो उसको बाहर निकालना पड़ता था मुंह से खोलने के बाद, और तब उसको आपका बुलेट को यूज किया जाता था। अब अगर काऊ की बात की जाएगी तो गाय हमारे हिंदू धर्म का मतलब एक पवित्र स्थान रखती है, गाय हमारी माता के तौर मानते हैं। और सुअर जो है यानी कि पिग जो है वो इस्लाम धर्म के लिए एक अशुद्ध माना जाता है, इम्प्योर माना जाता है, तो वो लोग नाम भी से लेना पसंद नहीं करते। दोनों रिलीजन को अफेक्ट कर रहा था। कहीं ना कहीं ऐसे कारण में लोग नाराज थे, आर्मी में यूज नहीं करना चाह रहे थे। यही घटना मंगल पांडे यानी कि जो बैरकपुर छावनी थी, यानी कि वेस्ट बंगाल जो था, वेस्ट बंगाल में एक आर्मी की कैंट है जिसे हम बोलते हैं बैरकपुर छावनी, आज भी वहां पर आर्मी है, ट्रेनिंग सेंटर बन गया एयरफोर्स का। उस कैंट में मंगल पांडे अपॉइंटेड थे, उन्होंने इसका यूज करने से मना कर दिया। मार्च 1857 की बात है। और ऐसी कंडीशन में जब उन्होंने मना किया तो और भी लोग उनके साथ में खड़े हो गए समर्थन में, क्योंकि सब गुस्सा तो थे ही, लेकिन कोई इनिशिएट करे। आर्मी के जब ब्रिटिश ऑफिसर थे उन्होंने देखा कि मामला गड़बड़ हो रहा है, सारे अगर लोग एकजुट हो जाए, क्योंकि संख्या में तो इंडियंस ही ज्यादा थे, तो उन्होंने कहा पहले मंगल पांडे को हटाओ यहाँ से। जैसे होता है कि लड़ाई में अगर कोई लड़ रहा है तो मेन जो लीडर उसको पहले वहां से पुलिस उठा के ले आती है, तो बाकी लोग अपने आप दौड़ के भाग जाएंगे। वही काम किया गया मंगल पांडे की तरफ। तो मंगल पांडे की तरफ 2 अंग्रेज अधिकारी आए, उन्होंने फायर किया और उनको मार दिया, उनकी हत्या हो गई। और जैसे उनकी हत्या हुई तो मामला और बढ़ गया, फिर मंगल पांडे को अरेस्ट किया गया। 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। फांसी जैसे दी गई, बहुत जल्दी डिसीजन लिया गया। इस बात की नाराजगी और बढ़ गई आर्मी के लोगों के अंदर, और क्योंकि अब एक इंडियन को फांसी दी गई इस कारण से, जिसके कारण से सभी लोग गुस्सा थे, सारा रिवोल्ट का एक सेंटर बनता गया। और मेरठ में यानी कि जो हमारा यूपी में पड़ता है, वहां पर आर्मी की सबसे बड़ी कैंट थी उस दौर पे, आज भी सबसे बड़ी कैंट मानी जाती है। वहां इस आंदोलन की भूमिका रखी गई और रिवोल्ट की शुरुआत हुई 10 मई यानी 10th ऑफ मई 1857 वॉज अ डेट जिस दिन इस आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है ऑफिशियली। 10 मई ध्यान रखना, पूछा सकता है, 10 मई 1857, ये हमारा इमीडिएट कॉज था। तो 1856 ब्रिटिश राइफल इंट्रोड्यूस की गई। कार्ट्रिज यूज ऑन राइफल सेड टू बी ग्रीस्ड, जो ग्रीस की गई किससे, फैट काऊ और पिग से। ड्यूरिंग यूज ऑफ कार्ट्रिज कह रहा बाइटन ऑफ विद द टीथ, अपने दांतों से काट के फेंकना होता था। इफ अफेक्ट द सेंटीमेंट, क्या करा इसने अफेक्ट किया सेंटीमेंट ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम बोथ, सोल्जर्स रिफ्यूज टू यूज दिस कार्टिज। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो सोल्जर्स थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, और जिसकी वजह से फिर ये आगे चलकर मैंने आपको कहानी बताई। ये 10 मई 10th ऑफ मई 1857 को ये रिवोल्ट शुरू होता है।
शुरू होने में क्या कंडीशन हुई, मेरठ पे जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर थे उन सभी को इंडियन ऑफिसर्स ने या इंडियन सोल्जर्स ने मार दिया, सारे हथियार लूट लिए और दिल्ली की ओर चले। दिल्ली की ओर पहुंचते हैं 11 तारीख को, 11 मई को दिल्ली पहुंचने के बाद 12 मई को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया लीडर ऑफ द रिवोल्ट, और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा कर दिया, और जिसके लीडर डिक्लेयर किए गए बहादुर शाह जफर, जिनको भारत के मुगल बादशाह के तौर पे जाना जाता था, एंड ही वाज द लास्ट मुगल रूलर ऑफ द इंडिया, या मुगल डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। और यहीं से रिवोल्ट शुरू होती है, जैसे इंफॉर्मेशन पहुंचती है। अब इसमें उनको क्यों डिक्लेयर किया गया, ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, खैर ये सिलेबस का पार्ट नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। रीजन ये था क्योंकि जो सोल्जर थे उनके दम पे तो आंदोलन चल नहीं सकता था। उन्होंने कहा एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ते हैं जो पूरे देश का राजा है, और मुगल बादशाह को डिक्लेयर किया और मुगल बादशाह से रिक्वेस्ट किया कि आप भारत के सभी राजाओं को चिट्ठी लिखें, क्योंकि आपकी बात वो मानने को तैयार हो जाएंगे कि हम अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। दैट वाज एक्चुअली थिंग, और उन्होंने पूरे देश में सभी राजाओं को चिट्ठी लिखी, इसीलिए सभी छोटे छोटे राजा जो हैं वो इस आंदोलन पार्टिसिपेट करना चालू करते हैं, चाहे नाना साहब हो, चाहे बेगम हजरत महल हो, चाहे झांसी की रानी हो, क्योंकि समस्या सबकी थी, बट आंदोलन में एक साथ आते हैं और फिर ये रिवोल्ट होता है। लेकिन इस रिवोल्ट में हम हारे, जिसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।